हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज की इस वीडियो में करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो कि सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र से आपके संबंधित है। तो मूव करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। सो हमारा पहला सवाल है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किसकी रचना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आर्थर बेंटले, फिर आता है हर्बर्ट स्पेंसर, फिर आते हैं ग्राहम वेलेस या इनमें से कोई नहीं। तो किसने लिखी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स? तो ये लिखी थी ग्राहम वेलेस ने। तो जब हम ग्राहम वेलेस की बात करते हैं तो इस पुस्तक में इन्होंने ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में क्या किया था, राजनीति में मनोविज्ञान की जो भूमिका है उस पर जोर देती है ये पुस्तक, और राजनीति व्यवहारवाद की आपकी नींव यहीं से आपकी रखी गई थी। और व्यवहारवाद से संबंधित अगर अन्य विचारकों की बात करें तो उसमें आते हैं आपकी चार्ल्स मैरियम, जिनको व्यवहारवाद की जनक भी आपका कहा जाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि जो व्यवहारवाद है उसको राजनीति के क्षेत्र में पॉलिटिक्स में किसने अप्लाई किया, तो आते हैं डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन एक फेमस थिंकर है जो कि व्यवहारवाद से आपके संबंधित है। इसके अलावा जो उत्तर व्यवहारवाद है उससे भी आपके डेविड ईस्टन संबंधित माने जाते हैं। पहले उन्होंने व्यवहारवाद दिया, फिर उन्होंने बाद में जब व्यवहारवाद जो कि केवल तथ्यों पे, केवल आपके फैक्ट पे, प्योर साइंस पे जोर देने लगा, मूल्यों को इग्नोर किया जाने लगा, तब उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद आपका दिया। फिर दूसरा प्रश्न है आपका, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है, बेंटले की है या आपका ग्राहम वेलेस की है या आपके जॉन लॉक की है या आपके हॉब्स की है। तो जब हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, तो ये आपकी किसकी रचना है, आर्थर बेंटले की रचना है। और यह कृति राजनीति विज्ञान में आपके समूह सिद्धांत यानी ग्रुप थ्योरी को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर हम मूव करते हैं अपने आज के दूसरे प्रश्न पे। तो यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न भी उसी से संबंधित है। ग्राहम वेलेस की रचना ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स कब प्रकाशित हुई। तो इनकी जो रचना है जो कि आपकी राजनीति में मनोविज्ञान पे जोर देती है और व्यवहारवाद से संबंधित है, तो ये आपका इसकी रचना कब होती है, यानी ये कब लिखी गई थी, 1908 में, 1918 में या 1928 में या 1938 में। तो ये आपके 1908 में लिखी गई थी। तो जानते हैं इसके बारे में। तो वर्ष 1908 में राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण, यानी सबसे पहले जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बात होती है वो आपके ग्राहम वेलेस से होती है। फिर आती है चार्ल्स मैरियम, फिर आते हैं डेविड ईस्टन के उदय का एक ऐतिहासिक वर्ष था। दोनों महान कृतियां एक ही वर्ष में आपकी प्रकाशित थी। ये भी आपकी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट भी सेम ईयर आपकी प्रकाशित होती है, कब, 1908 में। तो एक रचना है ग्राहम वेलेस की और दूसरी है आर्थर बेंटले की, दोनों आपके साथ में प्रकाशित हुई थी, कब, 1908 में। फिर हम मूव करते हैं अपने आज के पांचवें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है आपका, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किसकी रचना है। तो जब हम बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति, तो ये पुस्तक किसने लिखी, आलमंड या एवं पावेल ने लिखी या डेविड ईस्टन ने लिखी या गार्नर ने लिखी या कैटलिन ने लिखी। तो ये किसने लिखी, आपके आलमंड और पावेल ने ये पुस्तक लिखी थी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। मूव करते हैं अपने आज के छठवें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघ सूची का विषय नहीं है। जेल, लोक व्यवस्था, मादक पदार्थ, शराब का उत्पादन। जब हम बात करते हैं आपके संघ सूची की, तो यहाँ पे जो कानून है, जो लॉ है, वो कौन बनाता है, केवल आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी आपकी जो केंद्र सरकार है, संघ जो सरकार है, वही उस पे आपकी क्या बनाती है, लॉ बनाती है। किस विषय पे, संघ सूची के विषय में। और यहाँ पे पहले आपके 97 सब्जेक्ट थे, वर्तमान में यहाँ पे आपके 100 सब्जेक्ट आपके हो गए हैं। तो संघ सूची में आपके वही विषय आते हैं जैसे कि विदेश नीति से संबंधित, यानी जो फॉरेन पॉलिसी से संबंधित कुछ विषय है। इसके अलावा डिफेंस, यानी जब हम रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं आपके, तो वो भी आपका फॉरेन, ये सब आपके उसी में आते हैं। कम्युनिकेशन, संचार की बात करते हैं तो ये सब आपके
उसके विषय है संघ सूची के। इसके अलावा बहुत सारे विषय हैं जो कि आपकी संघ सूची में आते हैं, लगभग आपके 100 विषय। जब हम बात करते हैं राज्य सूची की, तो राज्य सूची में आपको पता होगा कि केवल राज्य सरकार, मतलब राज्य सरकार कानून बना सकते हैं। यहाँ पे केंद्र आपका कानून नहीं बना सकता है। विशेष परिस्थितियों में ही आपकी केंद्र सरकार आपका कानून बना सकते हैं। जब आपका कोई राष्ट्रीय हित का मुद्दा हो और जो राज्यसभा है और 2/3 बहुमत से आपका प्रस्ताव पारित करे, तभी आपकी जो केंद्र सरकार है वो आपकी राज्य सूची के विषय पे क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। राज्य सूची में वर्तमान समय में आपके 61 विषय है, पहले आपके 66 थे, और 5 सब्जेक्ट यहाँ से ट्रांसफर करके आपके समवर्ती सूची में डाले गए। और इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? राज्य सूची में जेल हो गया, फिर आता है लोक व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर, जो राज्य का होता है, लॉ एंड ऑर्डर आपके इसी में आते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं लिकर की यानी शराब की, मादक पदार्थ की, तो ये सब आपके राज्य सूची के विषय है। फिर आती है आपकी तीसरी सूची जिसको आप कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जहाँ पे कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, और अगर दोनों के कानून में अगर डिस्प्यूट हो गया दोनों के बीच, तो केंद्र सरकार का जो कानून है वो आपका सर्वोपरि माना जाता है। और यहाँ पे आपके कितने विषय है? 52 विषय है। पहले आपके 47 थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, और 5 आपके राज्य सूची से डाले गए थे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आपका चौथा जिसको आप रेसिड्यूरी पावर कहते हैं यानी अवशिष्ट शक्तियां। जब हम बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियों की, तो वहां पे जो विषय आपके ना तो संघ सूची में है यानी जो केंद्र सूची होती है, ना ही राज्य सूची में है, और ना ही आपकी समवर्ती सूची में है, वो आपके अवशिष्ट शक्तियों में आते हैं। जैसे कि साइबर लॉ, जब हमारा संविधान बना तो वहां पे साइबर लॉ के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में कुछ भी प्रावधान नहीं था, कुछ भी उस टाइम पे इतना चलन नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में सबके सामने साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण समस्या है और यहाँ पे एक कंसर्न का विषय है। इसलिए यहाँ पे जो लॉ होती है वो कौन बनाती है? केंद्र बनाता है। अवशिष्ट शक्ति आपके केंद्र के पास होती है आर्टिकल 248 के अकॉर्डिंग, और जो आपका शक्तियों का विभाजन है 7वीं अनुसूची में दिया गया है, और आर्टिकल 246 यानी 246 जो आपका अनुच्छेद है उसमें। अगर हम अमेरिका की बात करें, वहां पे अवशिष्ट शक्तियां आपके राज्यों के पास होती है, तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। फिर जेल, लोक व्यवस्था और शराब का, ये तीनों आपके राज्य सूची के विषय है, और संविधान की 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। जो आपका शक्तियों का विभाजन है, शक्ति पृथक्करण के बारे में आपकी बात की गई है। फिर आता है राज्य सूची में स्थानीय महत्व के कितने विषय है? तो अभी हमने बताया कि राज्य सूची में आपके 61 विषय है, पहले आपके 66 विषय थे, और 66 विषय में से आपका 5 माइनस किया गया, और ये 5 विषय जिसमें हम बात करते हैं वन यानी फॉरेस्ट की, इसके अलावा हम बात करते हैं शिक्षा की, इसके अलावा हम बात करते हैं वेट एंड मेजर्स की यानी मापक और मापन की बात करते हैं, वेट और मेजर्स। उसके बाद आता है आपका वाइल्ड एनिमल यानी जो वन्य पशु होते हैं वो, और इसके अलावा एक और सब्जेक्ट था उसको आपका जैसे कि न्याय और प्रशासन, इनको कहाँ डाला गया? आपका राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे। तो ये आपकी काफी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है राज्य सूची से संबंधित विषय, तो पुलिस भी आपका राज्य सूची में आती है, न्याय प्रशासन भी आपका राज्य सूची में आते हैं, और लोक व्यवस्था भी आपकी राज्य सूची में आती है। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है राज्य सूची से संबंधित विषय है, तो अभी हमने देखे थे लोक स्वास्थ्य, जेल, स्थानीय शासन, ये सभी आपके राज्य सूची से संबंधित विषय है। और समवर्ती सूची में आपके कितने विषय हैं? तो पहले थे आपके 47, और बाद में क्या किया गया? राज्य सूची से कुछ विषय का ट्रांसफर, लगभग 5 विषय जो कि आपकी समवर्ती सूची में डाले गए, और अब इनकी संख्या हो गई कितनी? आपके 52। यहाँ पे जो कानून होते हैं वो आपके केंद्र और राज्य सरकार दोनों बना सकती है, और केंद्र का जो कानून होता है उसको राज्य से हमेशा आपका ऊपर रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में आपका पहले 47 विषय थे, और अब इसकी संख्या कितनी है? 52 है। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तीसरा प्रश्न आता है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में
अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में जब आपकी अंतरिम सरकार बनी थी आपका, तो उसका जो गठन है वो आपका कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में उसका गठन हुआ था। दूसरा प्रश्न है आपका, मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? मुस्लिम लीग आप सभी जानते होंगे कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और वो बाद में अंतरिम सरकार का आपका पार्ट बनती है कब? अक्टूबर 1940 में। तो ये डेट्स आपकी पूछी जाती है, ये एक मॉडल पेपर है। फिर आपका प्रश्न आता है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो जब हम बात करते हैं संविधान सभा में कहाँ के सबसे ज्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कहाँ से थे? तो वो थे आपके संयुक्त प्रांत से। कितने? लगभग आपके 55 सदस्य थे। फिर आता है दूसरे नंबर पे मद्रास से, तो इस तरह से बंगाल से, बम्बई से, तो सबसे ज्यादा अगर प्रतिनिधि की बात करें तो आपका कहाँ से थे? यूपी से थे, जिसको आपका संयुक्त प्रांत के नाम से उस समय जाना जाता था। फिर आता है आपका संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो यहाँ पे जो देशी रियासतें थी भारत में पहले कितनी थी आपकी? 565 के राउंड थी, 563 या 65, जिनका भारत में विलय करने में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा? लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं वो, और उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऐसी कौन सी जो रियासत थी जिन्होंने संविधान सभा में के मतलब प्रतिनिधि के तौर पे आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं बने थे, भाग नहीं लिया था? तो वो थी हैदराबाद। और आपको पता होगा कि हैदराबाद को 1948 में भारत में विलय किया गया, ऑपरेशन पोलो वहां पे चलाया गया था। जूनागढ़ भी एक इम्पोर्टेंट रियासत थी। इसके अलावा कश्मीर, तो जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र रहने की कोशिश की थी और ऑपरेशन पोलो के तहत बाद में इसका भारत में मिलाया जाता है, इसका विलय किया जाता है। फिर मूव करते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पे। तो पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रही है? पुनर्गठन यानी विभाजन के बाद जो है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? पहले आपको पता होगा कि 389 जो थे टोटल मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, लेकिन जब पार्टीशन होता है, भारत का विभाजन होता है, तो वहां पे जो हमारे प्रतिनिधि थे उनकी संख्या आपकी कम हो जाती है। तो कितने बचे थे आपके? 299। तो यहाँ पे जब बात करें तो 70 आपके रियासतों से थे और कुछ आपके कहाँ से थे? आपके मूल भारत से। तो यहाँ पे 299 इनकी संख्या बची थी जब आपका विभाजन हुआ, पहले 389 थी। फिर मूव करते हैं अपने आज के क्वेश्चन पे। तो संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? संघ और राज्य के जो विधायी संबंध होते हैं वो आपके पार्ट 11 में आते हैं, आपने पढ़ा होगा। भाग 11 में उनका उल्लेख किया गया है विधायी संबंधों का। तो यहाँ पे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें इनका सूचियों के आधार पे इनका वो किया गया है, संचालन किया जाता है। और संघ सूची केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य और समवर्ती। और ये तीनों सूचियां किस आर्टिकल में आती है? आपकी 246। और जो अवशिष्ट शक्तियां होती है वो किसमें आती है? आपके 248 अनुच्छेद में आपका आता है। फिर आता है आपका 17 क्वेश्चन। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में शामिल है। अब उनकी संख्या कितनी है? अब हमने बताया कि आपकी उनकी संख्या आपकी 66 हो गई है और बाद में कुछ विषय जो है आपकी समवर्ती सूची में डाले गए थे। और यहाँ पे हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है। राज्य सूची पर विधानमंडलों का अधिकार, यानी राज्य सूची पे जो कानून है केवल विधानमंडल बना सकती है, यानी राज्य की सरकार बना सकती है। और समवर्ती सूची पे संसद तथा विधानमंडल दोनों का अधिकार है, यानी केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। समवर्ती सूची पर संसद का अनन्य अधिकार है। समवर्ती जो सूची होती है उसपे केवल आपकी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो यहाँ पे आपके तीनों सही है। मूव करते हैं अपने आज के दूसरे प्रश्न पे। जिन विषयों का उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं है, अर्थात अवशिष्ट विषय यानी रेसिड्यूरी पावर पर विधि निर्माण का अधिकार किसका है? तो ये है आपका संघ का, यानी केंद्र सरकार का। तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां है
उन जो कि आर्टिकल 248 के अंतर्गत आती है। वहां पे जो कानून है जो कि कौन बनाती है, इंडिया में आपकी केंद्र सरकार बनाती है और अमेरिका में राज्यों के पास ये आपकी शक्तियां होती है। फिर आता है 1974 में राष्ट्रपति का चुनाव किस राज्य की विधानसभा के भंग होने की स्थिति में हुआ था। आपको पता होगा कि 1974 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और वहां पे जो है आपके इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे गुजरात की जो सरकार थी वहां पे आपका एक आंदोलन चल रहा था, नव निर्माण आंदोलन। तो वहां पे क्या होता है, गुजरात की विधानसभा आपकी भंग हो जाती है और तब भी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो वहां पे ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब राज्य की विधानसभा भंग भी हो गई है किसी राज्य की, तब भी आपका राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, वो होता ही होता है, वो आपका नहीं रुकता है। फिर आता है राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग होने की स्थिति में हो तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है? यस, हो सकता है। तो अनुच्छेद 71 का क्लॉज जो 4 है वो बोलता है कि निर्वाचक मंडल, जो कि अनुच्छेद 54 में आपका आता है, वहां पे रिक्ति के आधार पे भी राष्ट्रपति के चुनाव को आपका चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर कोई विधानसभा आपका भंग हो गई है, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तब भी आपका क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकता है। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था। तो जब तक भारत में आम चुनाव नहीं हुए आपके, तब तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे अंतरिम सरकार में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, यानी संविधान की जब प्रथम सेकंड बैठक हुई थी, वहां पे आपके स्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे। सेकंड जो मीटिंग होती है आपकी 11 दिसंबर 1946 को, और फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। वहां पे एक टेम्पररी यानी अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जिनका नाम था क्या, सच्चिदानंद सिन्हा, और सीनियोरिटी के आधार पे जो कि सबसे बुजुर्ग थे, इस कारण से उनको चुना गया था। और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको रिप्लेस करते हैं आपके 2 दिन के बाद। फिर आता है किसी राष्ट्रपति का आम चुनाव आम सहमति के फलस्वरूप हुआ है भारत में आज तक। हाँ, आप सभी जानते हैं कि 1977 में आपके भारत में पहली बार जो है राष्ट्रपति को निर्विरोध आपका चुना गया था। कब? 1977 में। और उन राष्ट्रपति का नाम क्या था? नीलम संजीव रेड्डी, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी बनते हैं बाद में। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें 1977 में आपका क्या निर्विरोध चुना गया था। तो ये आपकी डेट काफी इम्पोर्टेंट है, 1977। फिर आता है 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। उनका निर्वाचन किसने किया? आम जनता ने किया या आपका संविधान निर्मात्री सभा यानी संविधान सभा, या आपका संविधान प्रारूपण समिति यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, या उसने, या पार्लियामेंट ने। तो उनका जो निर्वाचन था 1950 में 26 जनवरी, तो वो आपका संविधान सभा के द्वारा किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। फिर आता है आपका संघीय मंत्रिमंडल में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही बार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ये प्रश्न आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो संघीय मंत्रिमंडल में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री का नाम है राजकुमारी अमृत कौर। ओके, तो उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भूमिका का निर्वहन किया था, जो थी राजकुमारी अमृत कौर, और एम्स की स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर आता है संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री कौन थे? तो जो संघीय मंत्रिपरिषद थी उससे त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने 1950 में नेहरू मंत्रिमंडल से आपका अपना इस्तीफा दिया था। उसके बाद उन्होंने 1951 में जनसंघ नाम से आपका एक पार्टी बनाई, और इसके वो थे आपके, इनकी स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने।
और फिर आपका वही पार्टी आपके आगे जाके 1977 में जनता पार्टी बनती है, और जब ये दोनों मिक्स होती है आपकी, तो 1980 में आपकी बीजेपी की स्थापना होती है। फिर आता है, क्या मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से भी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं? हाँ, होते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से वो आपका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति अनुच्छेद 75 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग, और सामूहिक रूप से आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। तो उनके पास दो उत्तरदायित्व होते हैं, एक तो राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से, यानी एक एक जो सदस्य है वो आपका व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति आपका उत्तरदायी है। फिर आता है सामूहिक रूप से, सभी कलेक्टिवली आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग। फिर आता है, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करते हैं? आपको पता होगा कि जब मंत्रिपरिषद से कोई मंत्री अपना त्याग पत्र देता है तो वो किसको अपना त्याग पत्र देता है? प्रधानमंत्री को या आपका राष्ट्रपति को? तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो पहले तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, यानी प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। फिर आपका प्रधानमंत्री की सिफारिश पे, उनकी सलाह पे आपका उनकी कैबिनेट का, यानी उनकी मंत्रिपरिषद का नियुक्ति किया जाता है, उनको शपथ दिलाया जाता है। फिर आपका जो वो अपना त्यागपत्र है, अगर किसी मंत्री को त्यागपत्र देना हो तो वो आपका राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। फिर हम बढ़ते हैं आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आता है 30 क्वेश्चन। तो क्या राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत कार्य करने का अधिकार होता है? यस, बिल्कुल होता है। कब होता है वो? विशेष या अल्पमत कार्यवाह की स्थिति में। जब भी आपका किसी भी सरकार के पास उनका बहुमत जो है आपका लॉस हो जाता है, मेजोरिटी में कोई गवर्नमेंट नहीं रहती है आपकी, तो तब उस सेंस में राष्ट्रपति अपनी जो डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी अपना जो विवेकाधीन शक्तियां है उसका प्रयोग करके किसी भी आपका गवर्नमेंट को, किसी भी आपका पार्टी को बोल सकता है कि आप सरकार का गठन कीजिए इस तरह से। तो वहीं पे आपका यहाँ पे मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत कार्य करने का अधिकार होता है अल्पमत की स्थिति में। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। सो हमने देखा कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, जैसे कि उनका रिवीजन कर लेते एक बार। तो सबसे पहले हमने देखा था ग्राहम बेल्स की जो रचना है उसका नाम है आपका ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, जिसमें कि राजनीति में मनोविज्ञान के प्रयोग से संबंधित ये रचना है, और 1908 में आपकी ये प्रकाशित होती है। फिर आता है आर्थर वेंटले, इनकी रचना है आपका द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जो कि आपकी ग्रुप थ्योरी से संबंधित है, और ये भी आपका सेम ईयर 1908 में आपकी प्रकाशित होती है। फिर आता है आलमंड पावेल, इनकी पुस्तक का नाम है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी तुलनात्मक राजनीति। फिर हमने कुछ प्रश्न देखे थे, जैसे कि संघ सूची, इसमें कितने विषय है? तो संघ सूची में जब हम बात करते हैं लॉ कौन बना सकता है, सबसे ज्यादा पावर है आपकी संसद को, और रेगुलेटरी पावर भी आपकी संसद के पास होती है। तो ये आपका आर्टिकल 248 में आपका आता है। फिर आता है राज्य सूची में अभी आपके 61 विषय है, पहले 66 थे। और लोग जैसे कि पुलिस हो गया, लोक व्यवस्था हो गई, जेल, स्थानीय प्रशासन, ये सारे आपके राज्य सूची में आते हैं। एंड जो थर्ड आती है कंकरेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची, इसमें आपके पहले 47 थे, अब इसमें आपके 52 सब्जेक्ट है। और इसमें जब लॉ बनाने की बात आती है तो यहाँ पे जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली एंड जो पार्लियामेंट है, दोनों इस पे लॉ बनाती है, और पार्लियामेंट का जो कानून है वही आपका सर्वोपरि माना जाता है जब आपका किसी भी कारण से यहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो गया तो। फिर आता है, हमने पढ़ा कि नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है सितंबर 1946 में। फिर आता है मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में आपकी शामिल हुई थी, कब? अक्टूबर 1946 में। फिर आता है जब भारत का विभाजन हुआ तो उसके बाद जो सदस्य संख्या थी, पहले आपकी 389 थी, बाद में आपकी कितनी रह गई विभाजन के बाद? 299।
बहुत सारे जो प्रतिनिधि थे वो आपके पाकिस्तान की तरफ से आते थे, बहुत सारे जो बांग्लादेश है आज का, जिसको आपका उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वहां से आते थे, तो वो आपके वहां चले गए। और संयुक्त प्रांत से आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सबसे ज्यादा सदस्य थे। तो ये मैच द फॉलोइंग में यूजीसी नेट में आपका पूछा गया था कि कहाँ से कितने सदस्य आपके संविधान सभा में थे। फिर आता है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इनको संविधान निर्माती सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा निर्वाचित किया गया था। फिर आता है अपना, हमने देखा कि अगर को किसी राज्य की जो विधानसभा है वो भंग हो गई है तो क्या उस सेंस में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन पे किसी राज्य की जब विधानसभा है भंग हो जाती है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि 1974 में नवनिर्माण आंदोलन चलता है गुजरात में, तो उसके बाद वहां पे जो विधानसभा है वो आपकी भंग हो जाती है, तभी भी आपका इलेक्शन वहां पे होता है। फिर आता है नीलम संजीव रेड्डी, भारत में ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको कि आपका निर्विरोध रूप से आपका चुना गया था, आम सहमति से इनको चुना गया था। फिर हमने बात की मंत्रिपरिषद की, जब हम बात करते हैं तो उनके पास 2 टाइप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पे वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं आपका इस आर्टिकल 74 करके यहाँ पे 2 क्लॉज ऐसा है। फिर आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर हमने कुछ हिस्टोरिकल डेटा देखा, जैसे कि प्रथम त्याग पत्र किसने दिया था? नेहरू मंत्रिमंडल से, तो वो थे आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और सबसे लंबा टेन्योर यानी लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका रहा? नेहरू जो कैबिनेट थी वहां पे राजकुमारी अमृत कौर, जो कि लगभग आपके 10 साल तक। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? स्वास्थ्य मंत्री थी, एम्स की निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो यहाँ पे आपके आज के प्रश्न खत्म होते हैं। तो ये आपका मॉडल प्रश्न पत्र था एक, जो कि पीछे पूछे गए बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए थे, वहीं से आपके लिए गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।